फिनलैंड को सीधी जो गग्गल है उसको बड़ा करने जा रहे हैं और कांगड़ा जिला को हम हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म कैपिटल बनाने जा रहे हैं। 2-2.5 साल में कांगड़ा का आप नक्शा बदला देखेंगे। दिन रात वहां टूरिस्ट कैसे आए और हमारे लोगों की आमदनी कैसे बढ़े, हिमाचल के युवाओं को कैसे रोजगार मिले। एक ही ऐसा क्षेत्र है जहां हम आगे बढ़ सकते हैं, वो है टूरिज्म। और टूरिज्म में किस चीज की जरूरत है उसकी स्टडी कर रहे हैं। 300 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास हम जू बनाने जा रहे हैं देरा में। 300 करोड़ उसमें लगेगा। जो 24x7 एक ऐसे विलेज का निर्माण करने जा रहे हैं जहां 24 घंटे टूरिस्ट आएगा, टूरिस्ट जाएगा। जो बॉम्ब डैम है उसमें कैसे वाटर स्पोर्ट्स हो, कैसे एडवेंचरस टूरिस्ट आए, उस दृष्टिकोण से हमने अभी एक उसकी नींव रखी है। अब धीरे धीरे उसमें बढ़ रहे हैं। और हिमाचल की जलवायु को कैसे स्वच्छ रखा जाए। दिल्ली की जलवायु तो बहुत प्रदूषित है, इसका लेवल काफी हाई हो जाता है सर्दी में। तो सर्दी में टूरिज्म कैसे आए, अपने घर की तरफ कैसे बढ़े। हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल में की ओर बढ़ते जा रहे हैं। 2026 तक हम हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करेंगे। ग्रीन स्टेट क्या है? ग्रीन स्टेट ये है कि वहां की जलवायु के हिसाब से वहां के आने वाले समय की योजनाएं होनी चाहिए। अब उसके लिए क्या करना है? उसके लिए करना कि हमने वायु प्रदूषण को और अपने वातावरण को कम करना है। कार्बन उत्सर्जन जो है बहुत बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम 3 साल के भीतर HRTC को पूरा इलेक्ट्रिकल में बदलने जा रहे हैं। जो युवा अगर एक 15 लाख की टैक्सी लेता है, कमर्शियल गाड़ी चलाता है, हमारी सरकार उसको 50% सब्सिडी यानी कि 15 लाख में 7 लाख रुपए की गाड़ी एक परिवार को खरीदने के लिए सब्सिडी देगी। जो डीजल बसेस है प्राइवेट चला रहा है, अगर 1 करोड़ की डीजल बस आती है तो हम उसमें 50 लाख रुपए की इलेक्ट्रिकल गाड़ी खरीदने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। जो ट्रक है, अगर इलेक्ट्रिकल ट्रक 1 करोड़ का आ रहा है तो हम उसमें 50 लाख की सब्सिडी दे रहे हैं। 20,000 ई स्कूटी हम अपनी उन बेटियों को दे रहे हैं जो पढ़ने लिखने में सामर्थ्य। 25,000 रुपए का ई स्कूटी में उपदान दे रहे हैं, यानी कि सब्सिडी दे रहे हैं। ये सब चीजें दे क्यों रहे हैं? ये सब चीजें इसलिए दे रहे हैं कि पहले वो उस तरफ को बढ़े, और जब उस तरफ में बढ़ेंगे और उसकी आय डबल होगी तो पूरा हमारा क्षेत्र इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आएगा। भविष्य में कौन सी योजना हमने लेके, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, इस दृष्टिकोण से हम बढ़ रहे हैं। हमारे जो युवा साथी है जिसकी घर में 10 कनाल जगह है, 15 कनाल जगह है, 25 कनाल जगह है, तो 25 कनाल जगह 1 मेगावाट 100 किलोवाट से 1 मेगावाट का अगर थोड़े वाल जगह है ना करे 1 मेगावाट का तो प्रोजेक्ट लगा सोलर, जिसकी कीमत है 4 करोड़ रुपया। कितने इनकम कितनी है? साले दी 60 लाख से 70 लाख। 4 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अधिक से अधिक खर्च करके 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगता है। कितने करनाल जगह में लगता है, कितने बीघे में लगता है? 25 करनाल में, 12.5 बीघे में। खर्चा कितना आता है? 4 करोड़। 4 करोड़ में सरकार 1 करोड़ 60 लाख सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए सब्सिडी देगी, यानी कि लोन लेंगे सिर्फ 2-2.5 करोड़। और इनकम कितनी होगी? हर साल सरकार देगी पैसे 60 लाख। कितने देगी? उससे बिजली कौन खरीदेगी? सरकार। और आपको 60 लाख रुपया देगी। 4 साल में वो प्रोजेक्ट फ्री हो गया।
और 5वें साल आपके घर में 60 लाख रुपया पूरा आने लग गया। तो ये योजनाएं अभी बदलाव की ओर है। 1000 मेगावाट के इसके हम प्रोजेक्ट लगाएंगे। अनाथ बच्चे जितने भी हिमाचल प्रदेश में हैं, अनाथ बच्चे जितने भी हिमाचल प्रदेश में हैं, चाहे चाचा जी के घर रहता है, चाहे मामा जी के घर रहता है, उन बच्चों को 27 साल तक सरकार ने गोद में लिया है। 27 साल का मतलब है कि वो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट होंगे। सरकार ही माता, सरकार ही पिता। यानी कि वो अगर डॉक्टर बनता है, एम्स में सिलेक्ट होता है, आईआईटी में सिलेक्ट होता है, नर्सिंग करती है कोई बेटी, पॉलिटेक्निकल करती है, एनआईटी में सिलेक्ट होता है, उसको पूरा खर्च, हॉस्टल का पूरी फीस, पढ़ाई की पूरी फीस और 4000 रुपया महीने का जेब खर्च भी हिमाचल प्रदेश सरकार देगी। उनको हमने दया दृष्टि पर नहीं रखा कि मैं आप बच्चे को, आपके माँ बाप नहीं, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, मैं आपकी पढ़ाई का खर्चा दूंगा। जब बच्चा को हम इस दया दृष्टि पर रखते हैं तो उसके मन में एक भावना रहती है कि ये मेरी दया दृष्टि पर निर्भर है, मेरी फीस पर निर्भर है। हमने योजना लाई, आप निर्भर नहीं है, आपका ये अधिकार है और सरकार ने आपको ये अधिकार दिया। यही नहीं, जब वो अपने परिवार के बच्चों को हम घुमाने ले जाते हैं, जिस तरह अपने परिवार में बोलते हैं कि छुट्टियां हम मनाने यहां जाएंगे साल में एक दिन, हमारी सरकार ने ये प्रावधान किया कि साल में 10 दिन उन बच्चों को घूमने का प्रबंध भी सरकार करेगी और बाई एयर उन बच्चों को हम हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में घूमने का प्रबंध करेंगे। उनके रहने के लिए भी 3 स्टार होटल, 3 स्टार होटल में प्रबंध सरकार करेगी। और 27 साल तक अगर वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसको 3 विश्व जगह देकर 3 लाख रुपया देकर उसका मकान घर भी बनाएगी। ये हिमाचल सरकार। गरीब बच्चे जितने हैं, किसी भी पढ़ाई में करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, किसी पर निर्भर ना रहे, सरकार ने उन्हें 1% ब्याज पर, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में चले जाए, बड़े से बड़े कॉलेज में चले जाए, बड़ी से बड़ी फीस होगी, उसको हम 1% ब्याज पर उसकी सबसे ज्यादा फीस जिस भी कॉलेज में होगी हिमाचल प्रदेश सरकार की है। जो अनाथ बच्चे हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उन विधवा महिलाओं को 7000 हम मकान देंगे, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन भी हम फ्री देंगे। ये व्यवस्था को हम परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में शिमला से मटौर 4 लेन के लिए और जो कीरतपुर मनाली है, इसमें हमने काम में स्पीड अप किया है। हाइड्रो प्रोजेक्ट और सोलर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 5 साल बाद जब हमारे ये सारे कार्य पूरे होंगे, हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य, और आप दिल्ली में खड़े होकर कहेंगे हम आपको नौकरी देते, आप हमारे साथ हमारे राज्य चलिए, वो स्थिति हम यहाँ पैदा करेंगे। इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि हमारी सरकार सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आई है, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। पिछले 100 दिन से हमने काफी बदलाव किए हैं, अगले 100 दिन में और महत्वपूर्ण बदलाव करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा कर्तव्य और दायित्व ये बनता है, हिमाचल की जनता, हिमाचल के लोग हिंदुस्तान में कहीं भी रहे, हमारी संस्कृति में सेवा भाव बहुत ज्यादा है। हम अपने संस्कृति को संजोए रखना चाहते हैं और उस इंसानियत के जो सेवा भाव हमारे दिल के अंदर रहता है, उसको जिंदा रखना चाहते हैं। हम कितने बड़े बन जाएं, कितने बड़े पैसे कमा लें, हम जिंदा तब रह सकते हैं जब हमारी संस्कृति का सेवा भाव आपके अंदर रहेगा। इसीलिए हम इस संस्कृति को जिंदा कर रखना चाहते हैं, इसीलिए इस प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे पास अभी समय नहीं है क्योंकि मेरे पास जो फ्लाइंग टाइम है वो भी खत्म हो रहा है। मैं और भी आपको अपने बजट की योजनाएं बताता हूँ। 1.5 साल बाद आप हिमाचल के जब जितने दिल्ली के लोग अपने घरों में जाएंगे तो गौरव महसूस करेंगे और जाकर बताएंगे कि हिमाचल चलिए। इस परिस्थिति को हम पैदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे सम्मान दिया,
जो योजनाएं मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं वो उन बच्चों के लिए है कि कल को उनको भी आप बता सके कि अब आपके अधिकार है, आपके ऊपर दया दृष्टि किसी की नहीं है। आप अपने अधिकार के लिए कानून कम बनाया है हमने। बेटियों का अधिकार नहीं हुआ करता था लैंड होल्डिंग में, 51 साल हो गए। बेटी को जब लैंड होल्डिंग होती थी उसमें एक अधिकार नहीं दिया था, बेटे को अधिकार दे दिया जाता था। इस बार हमने अपनी बेटियों को भी वो अधिकार दे दिया कि वो भी एक यूनिट मानी जाएगी और लैंड होल्डिंग में उसका भी अधिकार होगा। इस प्रकार के परिवर्तन अभी हम दौर से गुजर रहे हैं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि मैंने कहा कि निष्ठा, ये भाव, ये त्याग, ये बलिदान होता है तभी कोई इस पद तक पहुंचता है। और आज आप सबके बीच में आया। तो नाजरीन, आप सुन रहे थे हिमाचल के सीएम को जो हिमाचल मिलन तकरीब में शिरकत कर रहे थे। उन्होंने अपने बजट से मुतालिक तमाम चीज़ें शेयर करी। तो आगे बढ़ते हैं। महावीर जयंती की तकरीबात के सिलसिले में जम्मू यूनिवर्सिटी के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम रखा गया। एलजी मनोज सिन्हा ने इस जलसे से खिताब किया। इस मौके पर एलजी ने कहा कि 4 अप्रैल को लोगों ने महावीर जयंती मनाई और अमन और खुशहाली की प्रार्थना की। मनोज सिन्हा ने मसरत जाहिर की कि संतों का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए यह एहतिमाम किया गया है। मनोज सिन्हा का कहना था कि महावीर ने हमेशा अदम तशद्दुद और सादगी के रास्ते की वकालत की। उन्होंने कहा कि हमेशा धर्म में यकीन रखने वाले बराबरी में भी यकीन रखते हैं। मनोज सिन्हा कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाने के लिए जरूरी है कि लोग महावीर के बताए हुए रास्ते पर चले। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा है कि वो माशरे में जो किसी भी जात और अकीदे से कतई नजर रखते हैं, तवज्जो देते हैं, तो वो हमेशा ही फलते फूलते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के कई तलबा को मेडल्स मिलने पर उनकी सताइश की। आइंदा 25 साल के लिए वजीर आजम के अज़ाइम को रोबे अमल लाने की जरूरत पर भी मनोज सिन्हा ने जोर दिया। समय के पहिए को रोक दिया गया, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हो रहे हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास समान रूप से सबके पास पहुंचे। गांव, गरीब, शहर, युवा, महिला, किसान, उद्यमी, पंचायती राज संस्थाओं के सपनों को साकार करने के लिए न्याय संगत, समावेशी, सर्वस्पर्शी विकास को इस दिशा में कोशिश की जा रही है। आज विकास के रास्ते में जब मैं चर्चा कर रहा हूं या नजर डालता हूं तो मुझे प्रबुद्ध नागरिकों और प्रशासन की साझेदारी पर भी गर्व महसूस होता है। आज के कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर जो डांस की प्रस्तुति बच्चों ने की है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। मानवता का आधा हिस्सा यानी हमारी बेटियां, हमारी बहनें तरक्की करें, इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूं, जिस विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में मैं गया हूं, मैंने निजी रूप से देखा है 70% से ज्यादा गोल्ड मेडल आज जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालयों में हमारी बच्चियां पा रही हैं। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। इंटरप्रेन्योरशिप की भी अगर मैं बात करूं, मैं देख रहा हूं जम्मू कश्मीर की अनेक बच्चियां, अनेक बहनें बढ़ चढ़कर जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे रही हैं। एक योजना पिछले दिनों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शुरू की थी, पेड़ लगाएं बेटी के नाम। मैं समझता हूं कि ये उनके अधिकारों के प्रति, अस्तित्व के प्रति एक छोटा सा, मैं कहूं कि सम्मान था। आज अनेक क्षेत्रों की मैं चर्चा कर सकता हूं। जैसा बताया गया, मुझे अभी एयरपोर्ट जाना है। मैं श्री श्वेतांबर स्थानक वासी जैन सभा का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण आयोजन में मुझे उपस्थित होने का अवसर दिया। भगवान महावीर मानवता के पथ प्रदर्शक थे और आज जब हम विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने की तरफ अग्रसर होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके विचारों की गहराई
को समझने, उसे जीवन में उतारने का प्रयास हम सबको करना होगा और मुझे विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से उस दिशा में हमारे कदम सही ढंग से आगे बढ़ेंगे। हमारे दिन प्रतिदिन के आचरण में, हमारी आध्यात्मिक भौतिक तरक्की में, समाज के कल्याण में भगवान महावीर के संदेश और आशीर्वाद ही हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। जम्मू में पुंछ के शाहपुर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया। सर्च ऑपरेशन में 2 लाशें बरामद की गई। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से 2 घंटे तक फायरिंग की गई थी। LOC के करीब गंत्रेरन गांव है। ये पुंछ के LOC पर शाहपुर सेक्टर में आपको बता देंगे आज सुबह तड़के जो है पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई, जिस पर के बाद भारतीय सेना ने उस गोलीबारी शुरू की और जिस गोलीबारी में अभी तक ये खबर आ रही है कि 2 जो है घुसपैठी मार गिराए गए हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे का जो इलाका है यही जो सामने जो है ये फेंसिंग है। फेंसिंग के इस आगे जो है जो करीब 2 किलोमीटर आगे जो एरिया है कैया मंदार, जहाँ पर घुसपैठ की घटना हुई थी और इसके आगे जो है किसी भी सिविलियन को जाने नहीं दिया जा रहा और आगे के इलाके में अभी भी तलाशी अभियान चल रहा है और सुरक्षा बल जो है खास करके सेना जो है वो पूरी इलाके को खंगाल रही है कि कहीं कोई और घुसपैठिया ना छुपा हो, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 3 घुसपैठिए थे जिन्होंने इस पर घुसपैठ करने की कोशिश की थी और जो है उनको नाकाम बना दिया गया है और जो 2 घुसपैठिए मार गिराए गए हैं। और खबर यह भी आ रही है कि अभी जो है इस इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। मनीष शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क, शाहपुर, पुंछ। कल जडमो टनल का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट व हाईवेज नितिन गडकरी लोगों का इंतजार खत्म करेंगे। नितिन गडकरी के हाथों आखिरकार कल जडमो टनल खोल दिया जाएगा। 6.5 किलोमीटर लंबा टनल खोल जाने से सोनमर्ग को ऑल वेदर डेस्टिनेशन बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सर्दियों के दिनों में लेह और लद्दाख को फौजें भिजवाने में भी ये टनल काफी कारआमद साबित रहेगी। न्यूज़ 18 JKLH के पास जडमू टनल की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर मौजूद है। नितिन गडकरी कल जोजिला टनल के कामों का भी जायजा लेंगे। खित्ते में 14.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने के काम भी जारी है। खुशखबरी है, हम इस टाइम सोनमर्ग आए हुए हैं और यहाँ पे आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि जडमोह टनल जो तकरीबन 6.5 किलोमीटर की टनल है गगनगीर से यहाँ सोनमर्ग तक, इसका कल यहाँ पे जो मरकजी वजीर फॉर रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन है नितिन गडकरी, वो इसका इनॉग्रेशन कल करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये पहली तस्वीर है न्यूज़ 18 के जरिए हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। पूरी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर दी गई है। यहाँ पे टनल के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इल्यूमिनेशन वगैरह की गई है यहाँ पे टनल में, वो भी आप देख सकते हैं इन विजुअल्स में। साथ में जो तिरंगा है भारत का वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताना ये जरूरी है कि ये टनल जो है तकरीबन 2300 करोड़ रुपए की लागत से ये टनल बनी है और इस टनल के बनने से ही जो सबसे बड़ा मसला था सोनमर्ग के लोगों के लिए वो ये था कि वो विंटर्स में जब बर्फबारी होती थी तो वो बाकी मुल्क से कट के रह जाते थे और जब ये टनल अब मुकम्मल हो गई है तो सोनमर्ग को एक ऑल वेदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का जो प्लान था मरकजी सरकार का वो बिलाखिर अब पूरा होने जा रहा है। यहाँ पे लोगों में भी काफी खुशी है इस हवाले से और खासतौर जो ये सयाहत से जुड़े लोग हैं उनका भी मानना है कि इससे यहाँ सयाहत को काफी ज्यादा बढ़ावा और मिल सकता है। दूसरा सबसे बड़ा और सबसे मेन पहलू जो इस टनल का है वो जो हमारे मुल्क का यहाँ पे जो डिफेंस सिस्टम है वो इस टनल के बनने से काफी मजबूत होगा, क्योंकि ये टनल जो है आगे फिर ये जोजिला टनल जो बनने जा रही है जो कि तकरीबन 14.5 किलोमीटर की टनल है जो सोनमर्ग को फिर द्रास से मिला के फिर लेह लद्दाख से कनेक्ट करेगी और जिसकी वजह से लेह लद्दाख जो है वो भी राउंड द एयर एक्सेसिबल रहेंगे और जो सिक्योरिटी फोर्स जो यहाँ से वहां की तरफ डिप्लॉयमेंट जाते हैं, लद्दाख या लेह की तरफ डिप्लॉयमेंट जाते हैं और विंटर्स में तकरीबन 4
4 साढ़े 4 महीने जो ये रोड बंद रहती है, ऐसे में काफ़ी दिक्कतें होती हैं उनको, चाहे एमिनेशन वहाँ पे पहुँचाना हो या फिर खाने पीने की जो अशिया है वो वहाँ पे पहुँचानी हो। तो कुल मिला के देखें जो वो जोजिला टनल है वो बताया जाता है कि वो 2024 को तैयार हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी इत्मीनान की बात यह है कि जो ये जटमोहर टनल है 6.5 किलोमीटर की ये टनल है, इसका कल इनॉग्रेशन यहाँ पे होगा, जिसके हवाले से जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल कर दी गई है। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि गगनगीर से ये टनल यहाँ सोनमर्ग तक आएगी, 6.5 किलोमीटर की टनल है और इस एरिया में सबसे ज्यादा बर्फबारी होती थी, जिसकी वजह से जो है ये जो रोड है ये विंटर्स में बंद रहता था और सोनमर्ग का जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसमें काफी पोटेंशियल है टूरिज्म का, वो भी विंटर्स में बंद रह जाता है। अब यहाँ के सोनमर्ग के लोगों के लिए ये सबसे बड़ी एक खुशखबरी है कि जो ये टनल है ये कल से खुल जाएगी और जो सोनमर्ग है उसे ऑल वेदर डेस्टिनेशन अब बनाया जाएगा। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भाट, नेटवर्क 18 सोनमर्ग। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। मेंढर सब डिवीजन में गुज़श्ता रात शेर ने घर में मौजूद भेड़ों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 25 भेड़ें हलाक और 15 जख्मी हो गई। लोगों ने बताया कि गुज़श्ता रात भेड़ों की आवाज आने पर जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि कई भेड़ें मुर्दा पड़ी थी, जबकि वहां शेर के निशानात पाए गए थे। ये वाकया मेंढर के गांव गोलाटा का है और भेड़ों के मालिक मुनीर हुसैन ने इंतजामिया से मदद की अपील की। इसी दौरान पुलिस और दीगर लोग भी मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। अस गरीब आदमी हाँ, BPL ने विच साढ़ा राशन कार्ड आ, गरीब आदमी आई है, साढ़ा पेशा सा आई है गुजारा करने सा। साड़ियाँ सब इतनी भेडों से 46 नहीं 46 जड़ियाँ नुकसान हुई, एक आध जड़ी है वो जख्मी थी बगैर है, बाकी सब मरने में करीबन मर जा गया। ये जो मैक्सिमम भेड़ें थी ये प्रेग्नेंट थी, बच्चे वाली थी और मेरी 6 अभी तक मिल नहीं रही हैं और साथ में मेरी जनाब DC साहब से, SDM साहब से, SDPO साहब से, सभी से और ये जो महकमे वाले हैं इनसे मेरी पुरजोर अपील रहेगी कि इनकी हेल्प की जाए। और साइड द बॉडी थे उनको सूचर करके दोबारा से रिटर्न किया गया बॉडी में, तो पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में चल रही है इनकी। एटलीस्ट टोटल 25 तो यहाँ पे डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, तो कुछ का नो वेयर अबाउट है, तो कुछ की ट्रीटमेंट चल रही है, कुछ इंजर्ड्स हैं, लेटर ऑन में भी वो मर सकती है, एडवांस केसेस है, तो लेट्स सी वी ट्राई बेस्ट। हमने देखा वहाँ पे मौके पे जो है वो 25 भेड़ें जो है वो मार दी हैं लेपर्ड ने, जिनमें से और उसके अलावा जो है वो 15 भेड़ें जो है वो सीरियसली इंजर्ड हैं। जैसे यहाँ पे लोकल्स ने बताया कि टोटल जो थी वो 46 भेड़ें थी, जिनमें से बाकी जो 6 बची वो अभी मतलब यहाँ पे है नहीं, कुछ के पीसेस जो है वो आगे पीछे यहाँ पे मिले। तो बाकी हमने मौके पे देखा जो ये भेड़ें जो है वो मुनीर हुसैन शाह सन ऑफ मक्खन हुसैन शाह की थी, जिसको हमने मौके पे यहाँ पे इमीडिएट रिलीफ जो है 10,000 का दिया और बाकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको पूरी हेल्प की जाएगी। लद्दाख शिंगश कोश यानी लकड़ी पर कुंदाकारी को GIT टैग मिलने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मसरत का इजहार किया। वजीर आजम ने अपने ट्वीट में कहा कि GI टैग मिलने से लद्दाख की सकाफती रिवायात को मजीद फरोग हासिल होगा और कारीगरों को फायदा पहुंचेगा। महकमे हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट्स के ज्वाइंट डायरेक्टर की न्यूज़ 18 से बात करते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद पेश की और कहा कि इससे सयाहत को मजीद फरोग मिलेगा। GITEC पहले तो हम 2020 से हम इसको एप्लीकेशन लगाए कि फिर इसको हम बहुत वो किया। पहले हमारा ऑल प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर सभी ने, फिर इसको हम ये करते हुए हमको मिला, अभी इसलिए हम बहुत खुश हूँ। और आगे हमारा ये लद्दाखी जो कर्विंग कर रहा है, जो जितना कर्विंग करने के लिए इसलिए बहुत फ़ायदेमंद अच्छा होगा, सबके लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि ये डुप्लीकेट बना के बाहर से इधर आता है, ये लोग को ये सब हमारे लिए थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है। जब हम ट्रेडिशनल अच्छा हमारा हाथ से बनाता है, मशीन से नहीं बनाता है। जो वुड कार्विंग है ये हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्ट है और
मैं जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि लद्दाख का जो वुड कार्विंग है इसको एक बहुत ही बड़ा रिकॉग्निशन मिला है GI टैग के फॉर्म में, और इसमें सब स्टेक होल्डर्स ने काफ़ी एफर्ट्स किया है इसको लाने के लिए, एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर लद्दाख। आलमी योम सेहत के मौके पर महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर देवाचन चौगसमर ने लेह में योगाथन का इनेकाद किया था। NDS ग्राउंड पर योगा का मुजाहिरा पेश किया गया। सेंटर के डायरेक्टर ने इस मौके पर कहा कि लद्दाख को योगा मेडिटेशन का मरकज बनाया जाएगा। कमिश्नर सेक्रेटरी रविंदर कुमार और सिवा रिक्पा डायरेक्टर पद्मा ने भी खिताब किया। 18 न्यूज़ के दर्शकों को हमारे और हमारे संस्था महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन एंड योगा सेंटर की ओर से नमस्कार। आप सब जानते हैं कि हमारे भारत के अगर भारत ने दुनिया को कुछ दिया है तो वो कोई मटेरियल चीज़ टेक्नोलॉजी नहीं है, वो है सॉफ्टवेयर ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। तो जो कि आज के युग में पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो योग का ज़रूरत है, मेडिटेशन का ज़रूरत है, महाकरुणा अहिंसा का ज़रूरत है। आज के युग में दुनिया के हर जगह इतनी हिंसा हो रहा है, वार इज़ गोइंग ऑन, क्लाइमेट चेंज गोइंग ऑन, global warming is going on, and environmental degradation is going on. All kinds of challenges are being faced by the present world. तो ये सब challenges को देखते हुए हमें लगता है कि खाली spirituality, जो हमारे भारत के सनातन धर्म है, योगा मेडिटेशन ही एक solution है। जम्मू कश्मीर में वादी चिनाब खासतौर पर गुज़श्ता एक दहाई से बिजली के बदतरीन बहरान से गुजर रही है, क्योंकि बिजली सप्लाई से गैर तयशुदा और तवील कटौतियों ने लोगों को परेशानियों में मुब्तला कर दिया है। दस्तयाब आदोदुशुमार और हुक्काम के दावों के मुताबिक पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सप्लाई की बढ़ती हुई तलब को पूरा नहीं कर रहा है। डोडा में बार बार बिजली बंद होने से लोगों की जिंदगी अजीरन हो जाती है। हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PDD H राजेश प्रसाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में T&D के नुकसानात कौमी औसतन से 4 गुना ज्यादा है, और T&D के नुकसानात को कम करने के लिए मरकजी हुकूमत ने RDSS के तहत जम्मू कश्मीर के लिए 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। ऑलरेडी जो है रेक्टिफाइड एरिया है उसको अपग्रेड करना है, उनकी डिमांड के अनुसार उसको अपग्रेड करना है। और मुझे लगता है कि सेंटर से इस वक्त पैसे की कोई कमी नहीं है, सेंटर से इस वक्त भरपूर मात्रा में पैसा आ रहा है, और मुझे लगता है कि इसमें डिपार्टमेंट की कोई कोताहियाँ हैं, डिपार्टमेंट की गलतियाँ हैं। जब पैसा आ रहा है, लाइनों को अपग्रेड करने के लिए पैसा आ रहा है, नए पोल लग रहे हैं, नई तारें लगनी हैं, केबल लाइन बिछाई जा रही हैं, तो डिपार्टमेंट जो है किन लोगों को काम दे रहा है, वो काम पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, किन ग्राउंड्स पर काम दिया गया है, किस कंपनी को काम दिया है, कहाँ टेंडर हुआ है, इन चीज़ों को जो है वेरीफाई करना बड़ा ज़रूरी है। जनाब यहाँ पे लाइट का ऐसा बहरान है कि आती कहीं नहीं तो चले गई होती है, टाइमिंग कोई इसकी नहीं है, ना कोई इसका कोई शेड्यूल है, ना कोई कुछ भी नहीं है। अभी हम ये बैठे होते लाइट आई, अभी जैसे 5 मिनट या 2 मिनट हो जाते लाइट गई होती है। ये कसूर किसका है? क्यों लोग सफ़र कर रहे हैं? आज भी आप जाओ हंगा एरिया में जाओ, वहाँ पे अभी भी लकड़ी के पोल लगे हैं, थनाला में जाओ अभी भी डंडम के ऊपर खड़ी है। हमारे स्टूडेंट्स सफ़र हो रहे हैं, जो स्मॉल बिजनेस यूनिट्स भद्रवाह में है वो सब सफ़र हो रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ से भद्रवाह को इंडस्ट्रियलाइज करने की बात हुई जा रही है, तो कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी? यहाँ पे तो लाइट 1 घंटे से 2 घंटे से ज़्यादा टिकती नहीं। आप घर जब भी जाइए दिन में आप देखेंगे कि लाइट गुल है, बिजली नहीं। और आप देखिए पूरा चिनाब वैली में जो है ये बिजली की तारें थ्रू टावर्स जाती हैं। सिर्फ एक भद्रवाह ऐसी जगह क्यों है जहाँ पे आज भी लकड़ी के खंभों पर हमारी तारें चल रही हैं? हम बचपन से देखते आ रहे हैं, 30 साल मेरी एज है और मैं देखते आ रहा हूँ 33 kV का फॉल्ट है, 33 kV का फॉल्ट है। भाई हमारे फॉल्ट यहाँ पे दुरुस्त हो गए 30 साल में, आपका 33 kV का एक फॉल्ट दुरुस्त नहीं होता। जो पुराने जो ओल्ड सिस्टम चल रहा है ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में चल रहा है, उसमें काफ़ी हद तक हमने
जो मॉडर्नाइज किया है। और अभी नया स्कीम भारत सरकार से आ रहा है कि RDS रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना अपग्रेडेशन का स्कीम आ रहा है RDSS, उसमें हमारी 5,000 करोड़ रुपए की जो अलग अलग स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में हम लागू करेंगे 2025-26 तक। अगले आने 4-5 साल में ये स्कीम 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने की हमारी टारगेट है, क्योंकि जो TND लॉसेस हैं, यहाँ बिजली आपूर्ति में जो कमी है उसको सारा दूर करने की हमारी स्कीम्स अभी फिलहाल अभी जा रही है। मैं तो AT&C लॉसेस, कमर्शियल लॉसेस या डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को हमें जो नेशनल लेवल हैं 12-13%, उस लेवल तक 25-26 तक तो हमें कम उस लेवल तक लाने के लिए हमारे निश्चित प्रोग्राम इसमें तय है। जमयांग हाई स्कूल लेके ज़ेर एहतिमाम बोटी ज़बान पर एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। रुकन पार्लियामेंट लद्दाख जमयांग सरिंग नमग्याल ने इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने नई स्कूल बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने खिताब में उन्होंने बोटी ज़बान की अहमियत और फ़रोग़ पर बातचीत की। मालूमाती सेशन के अलावा इस मौके पर रंगारंग सकाफती परफॉर्मेंस भी पेश किए गए। तो नाजरीन, प्राइम नून @ 1 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।